दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस में अब काफी कम समय जो है वो बचा हुआ है और लगातार मुझे बच्चों की क्वेरीज जो है वो टेलीग्राम पे मिलती हैं और मुझे लगता है कि एक कॉमन एड्रेस करना जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रेटजी का वीडियो किया हुआ है। अब चूंकि एग्जाम में लगभग 20-25 दिन और बचा हुआ है तो लास्ट के 20 डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या एसबीआई क्लर्क के अंदर जो है वो होनी चाहिए, मेंस को आपको कैसे जो है वो करना है। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, असली गेम मेंस का है। प्री आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको प्री क्वालिफाई करना आवश्यक है, लेकिन मार्क्स जो है वो मेंस के ही काउंट होते हैं। और यहां पे आपका ये पीओ तो है नहीं कि आप इंटरव्यू राउंड में भी जाएंगे, आपका मेंस हो जाएगा। मेंस के बाद एक आध और लैंग्वेज की प्रोसेस होगी, बट एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मेंस होगा। आज मैं जो स्ट्रेटजी जो है वो आपको बताने वाला हूं ये डिफरेंट होगी क्योंकि सीट्स आपकी बहुत लिमिटेड है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रियलिस्टिक होने वाली है और ये अचीवेबल एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट एसबीआई क्लर्क मेंस में होगा। ठीक है, सबसे पहले जरा एक बार पैटर्न को देखिए कि पैटर्न आपका जो है वो क्या किस तरह से है। अगर मैं टोटल मेंस की बात करूंगा तो हमें पता है कि रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, फिर जीए आता है और साथ में जो है वो क्या कहते हैं इंग्लिश का सेक्शन ऐड हो जाता है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो यहां पे ओवरऑल पेपर देखिए, 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, 45 मिनट का समय है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का समय है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का समय है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का समय है। टोटल आपको 190 जो है वो क्वेश्चन मिलते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे 45 मिनट का समय होता है। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रेटेजी वाइज जो है वो आपसे बात करूं कि भाई रीजनिंग का लास्ट के 20 डेज का स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होगा। देखिए मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी बताया था, आज फिर मैं कह रहा हूं, हमें यहां पे नंबर जो है वो निकालने हैं। मेंस में कभी भी हमें टॉप नहीं करना होता, कभी भी प्री के जैसे 35/35 का टारगेट नहीं नहीं लेना होता है। पहली चीज आप कर नहीं पाएंगे और अगर ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक आप टारगेट लेंगे तो आपको इसका नुकसान बहुत होगा। मैंने आपको पेपर दिखाया था, जैसे अगर मैं देखूं यहां पे आप देखिए, ये वाले पेपर देखिए, ये आपका 25 फरवरी 2004 का मेंस का पेपर था, सॉरी क्या कहते हैं 2024 का मेंस का पेपर था। आप जरा देखें कि अगर आप ओवरऑल पेपर को देखेंगे ना तो पजल को हटा के भी ना आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं जो आपके लिए क्या कहते हैं आवश्यक होंगे मेंस में। जैसे आप यहां देखें, इस पेपर को देखिए, इस पेपर में भी अगर आप पजल को साइड कर देंगे तो भी आप एक डिसेंट स्कोर जो है वो बाकी सारे टॉपिक्स को बना पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके लिए अगर मैं रीजनिंग की श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी बोलूं तो आपको आने वाले 20 दिनों में कुछ चीजें थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए, स्ट्रिक्ट अनुशासन बना लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट डेली बेस पे 5 सेट डेटा सफिशिएंसी, 4 सेट सिलॉग के, अलग अलग टाइप के सिलॉग हो सकते हैं, रिवर्स सिलॉग हो सकता है, मिसिंग सिलॉग हो सकता है, लॉजिकली नॉट फॉलो बेस्ड आपका सिलॉग हो सकता है। देन यहां पे 4 सेट इनइक्वालिटी, अगेन रिवर्स जो है वो इनइक्वालिटी, कोडेड फॉर्मेट इनइक्वालिटी, मिसिंग इनइक्वालिटी, ये 3-4 पैटर्न ही बेसिकली आते हैं, है ना। जो है वो आपने देखा होगा क्लोज टेस्ट फॉर्मेट या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट की आपकी इनइक्वालिटी आती है, बस इन्हीं पैटर्न को आपको रिवाइज करना है। देन 4 सेट कोडिंग, कोडिंग में अलग अलग पैटर्न, कंडीशनल कोडिंग हो गया, न्यू पैटर्न कोडिंग हो गया, है ना, स्टेप बेस्ड आपका कोडिंग हो गया जो कि हम लोग हमेशा करते ही हैं। इसके अलावा 3 सेट डेली जो है वो इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 सेट मल्टीपल स्टेप कर लीजिए, 2 सेट अल्फा न्यूमेरिक कर लीजिए और 2 सेट आप मेंस पजल को भी यहां पे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मेंस के लिए डेडिकेटेड डेली हम लोग क्लास भी लेते हैं और मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लास आपको डेली शाम को 7 बजे आपको जो है वो एसबीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग मिल जाती है, जिसमें न केवल हम क्लास में पर्याप्त कंटेंट करते हैं, मैं क्लास के बाद आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप पीडीएफ फॉर्मेट में उसको रिवाइज कर लीजिए, जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगा। तो मेक श्योर करें सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग का प्री से लेके मेंस तक का हाई लेवल कंटेंट वन स्टॉप जो है वो सॉल्यूशन में प्रॉपर यहां पे मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं, अगर आप रेगुलर रिवाइज करेंगे ना तो आपके जो एक डिसेंट स्कोर है, समझिए आपका टारगेट आप सोचें कि नहीं मुझे 100 प्लस करना है, 110 120 करना, देखिए अनरियलिस्टिक है ये। इतना ज्यादा जो है वो 100 में से 1000 में से 1-2 बच्चे ना कहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आप अगर 90 95 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं और अगर आप सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटेजी आपने बना ली है, जो कि हम लोगों ने उस वीडियो में बताया था या उसमें जो है वो डिटेल समझा था, तो भी आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लें तो अगले 20 दिन कोशिश करें इन सभी को ना आप 2-2 सेट, जहां पे 2 सेट है, जहां पे 4 सेट है, 5 सेट है, और मेरा मेंस वाला सेशन जहां पे कंप्लीटली हम लोग मेंस की कॉमन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपकी रीजनिंग जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट
अगला बात करते हैं इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश में भी आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे हम लोग इन जनरल मेंस में आरसी जो है वो एक नहीं कम से कम 2 सेट देखते हैं, तो एटलीस्ट आपका 2 सेट आरजे जो है वो आरसी का रिवीजन हो जाएगा। पैराजंबल 2 सेट आप कर लीजिए, क्लोज टेस्ट आप जो है वो 2 सेट कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप सेक्शनल टेस्ट को दें इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश चाहे हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हो जो फ्रेशर हैं, या फिर रिपीटर हैं, या फिर हमारे हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, चाहे ईएसएम या डीएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, जनरली जो है वो इंग्लिश सेक्शन को जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सर ऐसा मत करिए, ठीक है। इंग्लिश अगर आप थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाएं, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक, उसके सेक्शनल मॉक, अपनी इंप्रूवमेंट देखिए, कहां गलती हो रही है उस पर आप काम करिए। अगर आप इतना भी रिपीट करते जाएंगे तो आपको इंग्लिश में जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा पेपर के ट्रेंड को देखें, ये आपका जो है वो 4 मार्च का पेपर था, आप देख लीजिए, आरसी 2 सेट दिख रही है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, देन एरर के क्वेश्चन, मैच द कॉलम, स्टार्टर के 4 से 5 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ये वाला पेपर भी लास्ट ईयर का था, जिसमें आरसी 2 सेट आई, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, देन जो है वो एरर के क्वेश्चन, देन वर्ड यूजेस, देन जो है वो वर्ड रीअरेंजमेंट, देन थीम डिटेक्शन। तो अगर आप सिलेक्टिव अप्रोच करके रेगुलर बेस पे इन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर पाएंगे, है ना, सेक्शनल मॉक आपके लिए प्रायोरिटी है। सेक्शनल मॉक कोशिश करें कि आप 1 से 2 इंग्लिश का जरूर दीजिए। मैं आपसे तब भी ये कह रहा हूं क्योंकि आपके पास 20-25 दिन है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप दुनिया के सारे काम छोड़ के अपना पूरा जो समय, मैक्सिमम जो टाइम है वो मेंस में लगाएंगे, क्योंकि अभी आपकी 20-25 दिन की मेहनत अगर लाइफ को चेंज कर सकती है, जहां पे आप सिक्योर स्टेबल एक जॉब आप पा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी को यह चीज जरूर करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला सेक्शन क्या है भाई? अगला सेक्शन क्वांट का। देखिए क्वांट में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी, और आपको समझना चाहिए कि अगले 20 दिन की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए पहला ये बेसिक्स, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है वो इसको जो है वो बेटर कर लिया होगा, ठीक है। यहां पे मेंस में आपको डीआई अच्छी खासी मिलती है, तो आप डीआई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बस आपको ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी डीआई ज्यादा टाइम ले रही है, कौन सी डीआई कम ले रही है, क्योंकि ओवरऑल ये समझना बहुत आवश्यक है। और ये तभी हो सकता है जब आप अभी इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके मॉक देके ये समझेंगे कि टाइम बाउंडेड मैनर में मेरी ओवरऑल जो इंग्लिश की अप्रोच, सॉरी मैथ्स की अप्रोच है वो क्या है। मैं जब बोलता हूं कि आप कंप्लीट जब मॉक दिया करें तो हमेशा परसेंटाइल एक्यूरेसी कॉलम को देखा करिए। इस कॉलम, ये कॉलम के परसेंटाइल ये इंडिकेट करते हैं कि आपने ओवरऑल पेपर कैसे दिया है, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी मेंस की, किन टॉपिक्स को आपने किया है, किन टॉपिक्स को छोड़ा है, आपको ये मालूम है कि किन टॉपिक्स को मुझे बाद में करना है, किनको पहले कर लेना चाहिए। अगर ये स्ट्रेटजी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस कर करके, तो शायद आप जो है वो क्वांट के अंदर एक अच्छा डिसेंट स्कोर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। हाई स्कोरिंग टॉपिक को ऑलवेज आपको प्रायोरिटी देनी है भाई। कभी भी आप ये मत समझिएगा कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत डीआई कर लिया, बहुत डीआई शुरुआत हम डीआई, ठीक है, अच्छी बात है, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस जिस जो है वो टॉपिक में आ रहा है कि नहीं यार मुझे ना सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, मैंने प्रीमियम प्रैक्टिस किया, अच्छा खासा जो है वो कैलकुलेशन का बेस मेरा क्लियर है, तो पहले मैं उन नंबर को कोशिश करूंगा करने की जो मुझे मार्क्स दे सकते हैं, जो मुझे मार्क्स देंगे, तो मुझे उन टॉपिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। उनके मैं चाहूं तो डेली कुछ सेट तैयार कर लूं कि हाँ इतने सेट की मुझे प्रैक्टिस करनी है, और पर्टिकुलर सेक्शनल भी मैं यहां पे कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा डीआई, मैंने आपको बताया कि भाई डीआई के बिना मेंस का काम जो है वो नहीं बनने वाला है, आपको डीआई पढ़नी ही पड़ेगी सर, आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बस आपको एग्जाम में यह समझना है कि कौन सी डीआई का लेवल थोड़ा ज्यादा है, कि हाँ भाई इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ये वाली डीआई शायद मैं इसमें कैलकुलेशन, हालांकि मेंस है तो आप इजी जो है वो किसी भी सेक्शन को नहीं कह सकते हैं, बट आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो है वो समझ में आ रहा है कि हाँ इसके मार्क्स में ज्यादा बेटर तरीके से गेन कर सकता हूं एज कंपेयर टू दिस डीआई। तो डीआई आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग जो भी सेक्शंस हैं डीआई के, है ना, कैसलेट हो गया, बार ग्राफ हो गया, टेबुलर हो गया, है ना, जो भी टाइप्स हैं सभी को आपको कवर करना आवश्यक है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम रेगुलरली, देखिए मेंस में आपने देखा होगा, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा डेटा दिखा दूं, जैसे अगर मैं लास्ट ईयर का पैटर्न है क्या, हाँ जी, इसमें देखिए आप पाई चार्ट डी आई, अर्थमेटिक कितने हैं भाई, अर्थमेटिक 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन अर्थमेटिक आए थे, कम नहीं होते, अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। फिर बार ग्राफ प्लस टेबुलर, फिर एक और डी आई, फिर एक और डी आई, ठीक है। ये पैटर्न देखिए आप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहां पे ये हो गया। अगर आप मतलब डीआई को हटा के देखें तो 16, 20, 24, 28, 30 नंबर तो आपके यही बन गए। इसके बाद आपके सामने डीआई आपको दिख रही है, तो लगभग बचे हुए आपके 50 हो गए। आपको जो है वो सेक्शन वाइज समझना पड़ेगा कि पहले अप्रोच में क्या करूं,
किन सेक्शंस को मैं पहले कर सकता हूं, और डीआई मेरे पास 3 है, कौन सी डीआई ऐसी लग रही है जो हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इनको मैं समझ के फास्टेस्ट कर पाऊंगा। तो ये डिफरेंशिएशन आपका जरूर से जरूर होना चाहिए। जरा इस पेपर को देखिए, अगेन 16 से 17 क्वेश्चन आपको जो है वो जो है मिल गए अर्थमेटिक के। देन जो है पाई चार्ट 6 से 7 क्वेश्चन, बार ग्राफ डीआई 3 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ आपके 5 क्वेश्चन, कैस्टलेट 3 क्वेश्चन, मिसिंग प्लस रॉन्ग नंबर सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अप्रॉक्सीमेशन 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 3 से 4 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन आपका जो है वो 5 क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करके कि हाँ भाई जो है वो मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी क्या होगी, तो मैं ये कहूंगा अर्थमेटिक के टॉपिक्स को आप फोकस करिए जो क्या कहते हैं लास्ट ईयर के पैटर्न में पूछे गए हैं, उनके लेवल अप कंटेंट, सेक्शनल मॉक प्लस डीआई है ना, ये इन सेक्शन को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे, ये हायर चांसेस है कि आपके स्कोर जो है वो क्वांट के अंदर ठीक ठीक जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सेक्शन है। इसके बाद अगर मैं कहूं जीए का सेक्शन, हाँ जी जीए का सेक्शन था। देखिए आप अगर यहां पे देखें तो जीए के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो पढ़नी चाहिए। बिल्कुल हर एक टीचर ये आपको कहते हैं कि 6 महीने की करंट अफेयर का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। विवेक सर आई गेस डेली बेस पे क्लास भी ले रहे हैं और करंट अफेयर का सेपरेट सेशन भी दे रहे हैं। तो जीए की स्कोरिंग है और वन लाइनर गेम होता है भाई, अगर आपको दिमाग में क्लिक कर गया आप इमीडिएट कर पाएंगे, नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मंथली रिवीजन है ना, बहुत सारे जो भी आपके टीचर्स हैं है ना, वो मंथली रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर करवाते हैं, है ना, कि आप जो है वो लेट सपोज अभी अक्टूबर चल रहा है, उन्होंने सितंबर कंप्लीट करवा दिया, पीडीएफ दे दिया उन्होंने, अगस्त का दे दिया उन्होंने, जुलाई का दे दिया। तो अगर आप इस तरह से मंथली वाइज रिवीजन करेंगे तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो गया। एटलीस्ट 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बिल्कुल देखिए, सेक्शनल मॉक बहुत आवश्यक है, सेक्शनल मॉक के बिना आपका काम नहीं बनेगा। अगर आपने जीए का ये समझ लिया कि हाँ भाई 6 महीने का करंट अफेयर बेसिक स्टैटिक हो गया, बेसिक आरबीआई के बारे में हमने जान लिया, जो है वो बेसिक क्या कहते हैं, अगर मैं बैंकिंग की टर्मिनल जो है वो लॉजी देखूं, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, ये सब अगर आपने पढ़ लिया है, इसके बाद प्रायर आप जो है वो डेडिकेट होइए जो है वो सेक्शनल मॉक में, और उसके बाद कंप्लीट मॉक में ये आपको प्रॉपर इवेल्युएट करके बताएगा कि आपका जीए जो है अभी ओवरऑल लेवल पे क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। देन टाइम मैनेजमेंट ठीक है, गेस वर्क हमेशा अवॉइड करिए। गेस वर्क हमेशा देखिए, चाहे मैथ्स हो, क्योंकि जीए में आप लोग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो गेस वर्क बहुत हानिकारक है। मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि इसको बिल्कुल थोड़ा सा साइड कर दीजिए, क्योंकि ओवरऑल प्रिपरेशन में आपके लिए जो है वो आपको काफी इंपैक्ट करेगा। बेटर है एक्यूरेसी अच्छी है, बस वहीं टिक करें, अदरवाइज जो है वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एग्जाम से पहले समझना पड़ेगा। देखिए, आप अगर किसी भी रोड मैप के बिना पढ़ रहे हैं, मतलब आप सिर्फ मेंस है इसलिए मेंस पढ़े जा रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ होता है। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि आखिरी के 20-25 दिन में क्या क्या करना है, आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मेंस है, मैं कुछ भी पढ़ लूंगा ऐसे बन जाएगा, तो यार एक ट्रेन तो चलती है तो ऐसे तो कहीं भी चली जाएगी। अब आपको अपनी डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तो आप ट्रेन में बैठे रहें, वो तो रिवर्स दिल्ली आप जाएंगे, दिल्ली से बेंगलोर चले जाएंगे, बेंगलोर से चेन्नई चले जाएंगे, चेन्नई से हैदराबाद, हैदराबाद से आप वापस दिल्ली आ जाएंगे, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा ना भाई। तो रोड मैप आपके लिए थोड़ा आवश्यक होगा। ठीक है, हमेशा इस चीज को इक्वल मत समझिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस में अलग अलग लेवल जो है वो सभी का होता है। इक्वल सेक्शन, जैसे मैं कहूं अगर जो है वो रीजनिंग की बात करूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि पजल की प्रैक्टिस आपको 2-3 सेट करनी है, लेकिन पजल को हमेशा शुरुआत में फोकस मत करिए। आपको जो मैंने कहा कि 2 सेट डीआई, 4 सेट डीआई, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, क्योंकि ये स्कोरिंग है और ये एग्जाम में आते हैं, स्कोरिंग एग्जाम में आते हैं, और जो एक टारगेट हमारा कि हाँ सब्जेक्ट वाइज इतना नंबर आ जाए, वो आप जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो इक्वली कभी भी ट्रीट करने की कोशिश मत करिए। देखिए यहां पे लिखा भी है, spending same amount of time on basic English vocab and DI does not add up, है ना, सीधे सीधे कि भाई बेसिक आप वोकैब में टाइम दे रहे हैं उतना ही जितना आप डीआई में दे रहे हैं, ये आपके लिए गड़बड़ होगा। सो व्हाट बेटर, इंस्टेड प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन स्कोरिंग पोटेंशियल एंड योर करंट प्रोफिशिएंसी। ठीक है, चेस क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, मतलब क्या है, सॉल्विंग 100 ऑफ क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड देम माइट गिव यू सेंस ऑफ प्रोग्रेस, बट इट्स ऑफन सुपरफिशियल। इट्स बेटर टू सॉल्व 30 क्वेश्चन डीपली, एनालाइज योर मिस्टेक एंड अंडरस्टैंड शॉर्टकट देन टू ब्लाइंडली सॉल्व 300। मतलब समझे आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 100 क्वेश्चन बिना लॉजिक के ही सॉल्व कर लिया, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको जब समझ में नहीं आया क्या मतलब है वो आप 100 क्वेश्चन कर लीजिए, जो है वो 200 क्वेश्चन कर लीजिए। इससे बेटर है कि अगर आप 30 क्वेश्चन
प्रैक्टिस करते हैं, डीपली समझते हैं कि आपसे गलती क्या हुई, आपने सही किया तो कैसे किया, गलती कहां पे हुई है, क्या मैं स्टेप मिस कर गया, उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, तो वो जो 30 क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो फार बेटर है कि आपने 300 क्वेश्चन कर डाले बिना किसी लॉजिक को ही जाने, कि हाँ बस आप सॉल्व करते जा रहे हैं, सॉल्व, आपको लग रहा है कि नहीं यार क्वांटिटी में सॉल्व कर लूंगा तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाएगी, ऐसे नहीं होता भाई ये सिस्टम बिल्कुल। अब आपको मतलब देखिए, एक होता है कि लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनको पता है कि हाँ दाल में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो बड़ा स्वाद लिख खाते हैं। एक को ये पता है कि बस भूख लगी है, बस भूख लगी कुछ भी दे दो हम खा लेंगे, तो अंतर हो गया ना भाई दोनों में। तो आप अगर ये डाइट कॉन्शियस है तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा भोजन आपके लिए कितना हेल्प, जब आप इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो वो आपके आपके जो है वो ओवरऑल रिफ्लेक्शन में वो क्या कहते हैं अपने आप दिखता है। इसलिए बेटर है कि आप जो है वो 30 ही क्वेश्चन करें, लेकिन डीपली अंडरस्टैंड करके करें, जो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, avoid what feels difficult. Topic like puzzle, DI set, parajumble can feel intimidating. Putting them off for later or skip them altogether. It is in a competition like mains, every marks count. Face the hard step early and often it is the only way to become easier. देखिए, आपने पहले इस चीज को assume कर लिया कि ये तो टफ है, ये तो दिक्कत करेगा, ये तो दिक्कत करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डेली 2-3 सेट पजल पढ़ना है ना यार। मैंने अभी 3-4 सेशन लिया है मेंस का, जहां पे मैंने मतलब 3-4 सेशन मेंस की पजल का लिया है, और हर एक जो है वो सेशन में मैं आपको 20 से 25 पजल का सेट तो देता ही देता हूं। लगभग अगर मैं 3 सेशन की बात करूं तो 70-80 पजल तो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दी होगी। क्या उद्देश्य? यही उद्देश्य है कि भाई चलो यार, अगर 25 सेशन 25 एक क्लास में 25 पजल मैंने आपको दी, जिसमें 10 12 15 मैंने कर ली, लेट्स सपोज 12 मैंने कर ली, तो बची 12 आप ट्राई करिए, क्योंकि मैंने 12 पजल ना शायद अलग अलग टाइप की जो है वो प्रैक्टिस करी होगी। मैंने आपको ब्लड बताया होगा, मैंने आपको सीक्वेंस बेस्ड बताया होगा, मैंने आपको बताया होगा कि किस तरह से पैटर्न जो है वो आप जो स्क्वायर में जो नंबर बेस्ड आपका आता है कि स्क्वायर टेबल दिया है, ये इसका शेप जो है वो 9 मीटर है, इसका शेप 6 मीटर है, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे सवाल को निकालेंगे। अगर आप इतना समझ जाएंगे ना, शायद क्वेश्चन को आप बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए, कुछ और पॉइंटर भी मैंने ऐड किए थे। ओवरलोडिंग द स्टडी मटेरियल, भाई इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मान लीजिए आप रीजनिंग मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि अब आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर मान लीजिए आप कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आप जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर आपने देखा है कि हाँ भाई उनका कंटेंट अच्छा है, बढ़िया कंटेंट लेवल देते हैं और ओवरऑल आपकी हेल्प होती है, तो वो टीचर हमेशा आपके हित में ही काम करेंगे। तो आप 10 जगह मत जाइए, ये आपको ही दिक्कत करेगा, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। आप 10 तरह की नोट्स ले रहे हैं, 10 तरह की बुक खरीद रहे हैं, 10 तरह का कंटेंट आप जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, 10 तरह के टीचर से आप पढ़ रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मास्टरी क्या है? मास्टरी होती है कम्स फ्रॉम रिपीटेशन एंड फोकस, नॉट फ्रॉम जो है वो मैसी माउंटेन ऑफ कंटेंट। आपने एक, लेट्स सपोज आपने मुझे फॉलो किया, मेरे कंटेंट आपको मिल रहे हैं, आप उसको लगातार रिवाइज करते हैं, आप उससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप क्या कर रहे हैं कि आप 10 तरह के टीचर से पढ़ रहे हैं, उनके कंटेंट को भी ले रहे हैं, अब आप मिक्सअप हो रहे हैं कि अरे यार इनका लेवल काफी कम है, इनका लेवल काफी ज्यादा है, अर्पित सर तो बहुत ज्यादा लेवल देते हैं, ये लेवल बहुत कम है, मैं किस में चूज करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे अर्पित सर का लेवल समझ में आ रहा था लेकिन ये लेवल काफी इजी हो गया, क्या ऐसा आएगा क्या, बल्कि ये लेवल मुझे ठीक लगे। तो आप खुद में ही आपने अपने लिए ही बर्डन जो है वो तैयार कर लिया। मैं आपसे क्या कहता हूं कि हाँ भाई मेरा जो कंटेंट है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मेंस में हेल्प मिलेगी, तो आप बस इस पे फोकस रहिए, फोकस रहिए और फोकस हो कि आप इसको जो है वो अच्छे से जो है वो समझिए, ओवरऑल ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। सेल्फ जो है वो इवैल्यूएशन लोग नहीं करते हैं भाई, ये इवैल्यूएशन जो नहीं करते हैं इसका बड़ा नुकसान होता है। भाई मैंने आपसे कहा कि आपके रीजनिंग के लेट सपोज कि आपने 30 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 30 अटेम्प्ट में से मान लीजिए आपके 24 सही हो गए, 6 गलत हो गए, तो 6 को आपने क्या किया, उन 6 को आपने क्या किया? क्या आपने दूर से देख के निकाल दिया, या आपने ये, क्योंकि देखिए होता क्या है कि लाइव पेपर में आप क्या कर रहे होते हैं, आपने किया, आपसे मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक आपको पता नहीं चली, और आपको लगता है कि आपने ठीक, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया ना भाई, अटेम्प्ट जब आप कर रहे हैं तो आपका ये गट फीलिंग है कि आपने सही ही किया होगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये चीज आपसे मिस्टेक हो गई। क्या आपने समझा कि आपने किस पॉइंट पे गलती करी थी, क्या कॉन्सेप्ट आपसे मिस हुआ था, या उन 6 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक बार मैं देख लूं तो शायद मुझे एग्जाम में ओवरऑल हेल्प मिल जाएगी। ये जब आप नहीं करते हैं तो आपकी ये चीजें, ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती चली जाती है, और ओवरऑल आपके एग्जाम में जो है वो नेगेटिव साइड आपका दिखा देती है। इसलिए बेटर है थोड़ा सा इवैल्यूएशन किया करिए, इवैल्यूएशन जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उसको। ठीक है, ओके। वरिंग टू मच अबाउट द कंपटीशन, ये भाई
ये एक खतरनाक चीज है ना। आपके किसी मित्र ने आपसे कह दिया कि अरे भाई मैं तो 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं, मतलब अभी मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो कम कर रहा हूँ, है ना। कहीं आपने जो है वो किसी मित्र से सुन लिया कि अरे यार डीआई तो यार खतरनाक है। अरे भाई आसान क्या था बताइए मुझे। जब आपने शुरू की होगी बैंक की प्रिपरेशन तो आपको मैथ आसान आसान लगी थी, अगर आपने पहली बार पढ़ा होगा तो। रीजनिंग आपको आसान लगी थी, आपने पहली बार पढ़ा होगा तो। फिर आपने क्या किया, फिर आपने प्रैक्टिस किया, आपने अच्छे लेवल ऑफ कंटेंट को लिया, आपने उससे रिपीटिशन की प्रोसेस को समझा, फोकस किया अपनी प्रिपरेशन में, और ओवरऑल आपको आपको हेल्प मिली ना। तो जो चीजें आप पहली बार करते हैं वो आसान कभी भी नहीं होती, चाहे आप कोई भी चीज करिए। लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपके लिए उतनी आसान होगी। और मैं ये चीज हमेशा कहता हूं, देखिए प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लान्स बिल्कुल नथिंग होते हैं, प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली मेक योर स्टडी प्लान। यू शुड डिवोट 5-6 आवर टू डे for prepare well for mains exam, revise your study plan and preparation strategy, then after make a necessary changes according to your strength and weakness. Now strictly follow your new study plan for next 20-25 days and convert your schedule into daily routine। मतलब आप एक स्टडी प्लान बनाइए, उसको आप जो है वो डेडिकेटेड, अगर आप देखिए मैं मानता हूं कि अभी आप स्टूडेंट ही हैं, 5-6 घंटे अगर आपको मैं कह रहा हूं देने के लिए, तो उसको आप 4 घंटे 5 घंटे इफ यू आर वर्किंग, वैसे अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आप 3-4 घंटे निकाल सकते हैं। आप इसको दीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इसमें आपको लगता है कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं कि हाँ भाई ये शेड्यूल ऐसे हो सकता है, एक बार फाइनल वो बन जाए तो अगले 20-25 दिन बिल्कुल डेडिकेट होकर उसको फॉलो करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदलेगा। इस चीज को समझ लो, ये जो जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूं इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट है। आप ही करोगे तो आपका ही एग्जाम क्लियर होगा, आप ही नौकरी पाओगे, आप ही सैलरी पाओगे, आपका ही जीवन बेहतर होगा। तो ये आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है इस चीज को, लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको फॉलो करिए। जितनी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी है मुझे उम्मीद है कि आपको काफी जो है वो हेल्प मिली होगी। मुझे बताइएगा जिन्होंने अभी फाइनल कोई अभी हालिया कोई जो है वो मेंस का मॉक दिया होगा, हालिया कोई आपने जो मेंस का मॉक दिया है, मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर उस मॉक में कितना बना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में कितना स्कोर किया है, और ओवरऑल उस मॉक में ना आपका परसेंटाइल का स्कोर कितना है, परसेंटाइल का स्कोर कितना है, ये आप सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, टोटल मॉक, टोटल नंबर चारों सब्जेक्ट के, और उस कंप्लीट मॉक का परसेंटाइल कितना था, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए एसबीआई क्लर्क की डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए कुछ बच्चे जो हैं जो अभी भी शायद सिस्टमैटिक स्टडी नहीं कर रहे हैं, डेडिकेटेड स्टडी के लिए हमने लॉन्च किया है एसबीआई क्लर्क शौर्य मेंस का बैच। ये डेडिकेटेड एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए है। इस बैच के माध्यम से आप डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट और एक सिस्टमैटिक स्टडी एसबीआई क्लर्क मेंस की कर सकते हैं, जहां पे कंटेंट लेवल सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में एसबीआई क्लर्क के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमने लेटेस्ट पजल विजार्ड का बैच लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर पजल का एक स्पेशल बैच होना चाहिए, तो पजल विजार्ड का बैच उन बच्चों के लिए जिनको पजल में प्रॉब्लम होती है। सिस्टमैटिक हम सभी टाइप की पजल को पढ़ेंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपका पजल में जो है वो एक बेस क्लियर हो जाए। इसकी प्राइसिंग हमने बहुत नॉमिनल रखी है, और इस बैच को आप चाहें तो हमारे रीजनिंग नायक के अंदर अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको ना केवल एक बैच, सारे बैच मिल जाएंगे आपको। पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, उड़ान आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपको रीजनिंग फाउंडेशन के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, यहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल अभी जो हमारा दिवाली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसमें हमारा कंप्लीट बैंक महानायक 2499 में लाइफ टाइम मतलब 5 साल के लिए मिल रहा है। 5 साल के लिए आपको जितने भी बैचेस मिलेंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सिंपल आप यहां पे अर्पित कोड यूज करेंगे, आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बैंकर्स फाउंडेशन 2026 का बैच लॉन्च किया है, जो कि जो भी बच्चे जो है वो 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमने हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए, जो भी हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड 2026 का फाउंडेशन लॉन्च किया है, जो कि सारे क्लरिकल में जो क्या कहते हैं जो एग्जाम्स हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, असिस्टेंट लेवल, एलआईसी असिस्टेंट, यूआईसीएल असिस्टेंट, एनआईएसीएल असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट बता दिया मैंने, आरबीआई असिस्टेंट, जो भी आपके क्लरिकल लेवल जिसमें आप एलिजिबल हैं, उन सभी के लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। आप यहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए डेडिकेटेड हमने सरकारी बाबू 2.0 का बैच लॉन्च किया है, जो कि आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा, आरआरबी पीओ क्लर्क की। इसके अलावा हमने उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया है, एलआईसी डब्ल्यूओ का लक्ष्य मेंस का बैच लॉन्च किया है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड हमने 2.0 बैच
आरआरबी क्लर्क के लिए लॉन्च किया है। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं उन लोगों के लिए आरआरबी क्लर्क स्पेशल एक्स सर्विसमैन 2.0 आपका जो है वो आरआरबी की प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। ये बैचेस आपको कहां मिलेंगे? ये बैचेस आपको मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के, या फिर आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, किसी भी वीडियो में लाइव सेक्शन में आप गए, आज ही मैंने अभी आरआरबी पीओ क्लर्क का एक पेपर लिया है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी बैचेस की जो है वो लिंक मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे शौर्य मेंस का एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है, यहाँ पे आपने क्लिक किया आपको शौर्य मेंस का बैच मिल गया। इसके बाद आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है वो कंप्लीट बैंकर्स फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर आपको लगता है आप पजल विजार्ड का बैच अवेल करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको पजल विजार्ड का बैच जो है बैच मिल जाएगा। अगर आप रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन का बैच आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सरकारी बाबू 2.0 सारे के सारे बैचेस की लिंक आपको मिल जाएगी। इसको आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।